Hello everyone, welcome to Atomic English, द हिंदू डेली वोकैब एंड एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। क्लास को शुरू करते हैं। क्लास के बेनिफिट्स फर्स्ट पोर्शन में कवर करेंगे हमेशा की तरह वोकैब, डेली वोकैब रहेगी, एडिटोरियल से इसको सेलेक्ट करते हैं और ये पूरी की पूरी वोकैब एग्जाम ओरिएंटेड है। आपको यहाँ से एग्जाम में ज़रूर वर्ड्स देखने को मिलते हैं। आगे हम करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन कि भाई वर्ड्स हैं क्या, देन इसका सिनोनिम्स देखेंगे, इसके एंटोनिम्स देखेंगे और इसी क्लास में मिलेंगे आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वोकैब के जितने फॉर्मेट्स हो सकते हैं इसे एक सिंगल क्लास में आपको मिल जाते हैं। सेकंड पोर्शन में कवर करते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड ग्रामर। एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे, द हिंदू से एक प्यारा सा एडिटोरियल उठाएंगे और उसको डिटेल में एनालाइज करेंगे जिससे आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा और एग्जाम में आपको अनसीन पैसेज में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे हम कॉम्प्रहेंशन और ग्रामर के एमसीक्यूज करते हैं। बिल्कुल सेम फॉर्मेट रहेगा जो कि एग्जाम में आपको मिलता है, तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। थर्ड पोर्शन में कवर करेंगे क्लोज टेस्ट एंड PQRS यानी कि पैराजंपल। आजकल एग्जाम में ज़रूर आते हैं, सारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं क्लोज टेस्ट और PQRS और काफ़ी खतरनाक भी होते हैं। ईजी नहीं है इनको टैकल करना। जब आप यहाँ पर क्लास में डेली बेसिस पर इनको करेंगे तो आप इनको बहुत अच्छे से टैकल करना सीखते हैं और ऐसा हो नहीं सकता कि फिर आप क्लोज टेस्ट या PQRS को सोल्व ना कर पाएँ। ओके और फोर्थ यानी कि लास्ट यहाँ का जो पोर्शन है इस क्लास का वो है ट्रिकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वीडियो का यही है, जो आपने स्टार्टिंग में जितनी भी वोकैब पढ़ी है उसकी हम ट्रिकी एमसीक्यूज के साथ में प्रैक्टिस करेंगे। तो भाई इसके बाद तो चीज़ें जो आज की तारीख में आपने पढ़ी हैं सब कुछ आपको रट जाता है, आपकी फिंगर टिप्स पर आ जाता है। इस एक सिंगल क्लास का बेनिफिट भाई वोकैब आप कवर कर रहे हो, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आपका कवर हो रहा है, ग्रामर आपकी कवर हो रही है, ठीक है, ग्रामर कवर हो रही है। फोर्थ आपका क्लोज टेस्ट हो रहा है, क्लोज टेस्ट PQRS और प्रैक्टिस हो जा रही है, ठीक है, प्रैक्टिस हो रही है। और उसके अलावा भाई इसी क्लास में आप ट्रांसलेशन भी सीख रहे हो। तो एक सिंगल क्लास में डेली बेसिस पर इतना कुछ मिल जा रहा है तो इससे बेस्ट क्लास हो नहीं सकती। पूरे यूट्यूब पर सबसे बेस्ट क्लास है। आप पूरी क्लास को लगाएं, खुद डिसाइड करें कि क्या ये बेस्ट क्लास है या बस मैं अपनी तारीफ़ें करता हूँ। ठीक है जी, चलिए भाई डिसाइड करिएगा आप। बेनिफिशरीज ये रहेंगे, इन सभी बच्चों के लिए क्लास बनी हुई है। SSC एस्पिरेंट जितने भी CGL की तैयारी करते हैं, CPO, CHSL, स्टेनो या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम है SSC का जिसमें इंग्लिश आती है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बैंक की तैयारी करने वाले बच्चे, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस जैसे NDA या CDS और UPSC एस्पिरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आगे बढ़ते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे फॉर मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। वोकैबुलरी आज का पहला वर्ड है रिवैम्प। वर्ब होता है सुधारना या फिर से बनाना। टू इम्प्रूव और चेंज समथिंग, या तो किसी चीज़ को इम्प्रूव करना, सुधारना, या उसमें चेंज करना। स्पेशली अ स्ट्रक्चर और अ सिस्टम, किसी एक स्ट्रक्चर को चेंज करना, किसी एक सिस्टम को दोबारा से चेंज करना, दोबारा से बनाना, उसी को बोलते हैं रिवैम्प करना। द कंपनी डिसाइडेड टू रिवैम्प इट्स आउटडेटेड वेबसाइट। कंपनी है कोई, उसकी बहुत आउटडेट मतलब क्या होता है, पुरानी, बहुत पुरानी वेबसाइट हो गई है। अब उसने, कंपनी ने क्या डिसाइड करा है कि वो रिवैम्प करेगी अपनी वेबसाइट को, यानी कि उसको फिर से सुधारेगी, चेंज करेगी, उसमें रेनोवेट करेगी। मॉडिफाई और ओवरहोल तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। मार्क करेंगे ओवरहोल को, रेनोवेट को भी मार्क करेंगे। मॉडिफाई का आपको पता है, मॉडिफाई करना मतलब चेंज करवाना। एक तरफ तो सुधारा जा रहा है, चेंज करा जा रहा है, दूसरी तरफ प्रिजर्व करा जा रहा है, बचाया जा रहा है। रोइन करा जा रहा है, नहीं, प्रिजर्व कर रहे हैं यानी कि उसको सुधारने से बचा रहे हैं। रोइन कर रहे हैं यानी कि उसको तबाह कर दे रहे हैं, बर्बाद कर दे रहे हैं और डिग्रेड कर रहे हैं। मार्क करो डिग्रेड को, मार्क करो रोइन को। अगला वर्ड है प्रोब। वर्ब भी है, नाउन भी है। इसका मतलब होता है जांच, यानी कि जांच करना, इन्वेस्टिगेट करना, थोरोली, बहुत डीप तरीके से, थोरोली, गहन तरीके से जांच करने को बोलते हैं प्रोब करना। द पुलिस बिगैन टू प्रोब द फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़। पुलिस ने क्या कर दिया है, बिगैन यानी कि सेकंड फॉर्म में बिगिन की, शुरुआत करने को बोलते हैं बिगिन। पुलिस ने बिगिन कर दिया है, शुरुआत कर दिया है किस चीज़ का, प्रोब करने का, जांच का, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़। कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हो रही हैं, कुछ गड़बड़ी हो रही है फाइनेंस में, उसको जांच करना, प्रोब करना शुरू कर दिया है पुलिस ने। प्रोब मतलब इन्वेस्टिगेट, एग्जामिन या फिर इंक्वायर। चाहे एक तरफ तो जांच करी जा रही है तो बहुत ध्यान से करी जाती है जांच, तो दूसरा इसका उल्टा क्या रहेगा फिर, इग्नोर करना, ओवरलुक करना और निगलेक्ट करना, नज़रअंदाज कर देना। थर्ड वर्ड है हमारा फोकल। एडजेक्टिव होता है केंद्र बिंदु का है कोई चीज़, बहुत ही सेंट्रल है किसी चीज़ की, तो उसको बोलते हैं फोकल। ऑफ सेंट्रल और प्राइमरी इंपॉर्टेंस, कोई चीज़ बहुत ही प्राइमरी इंपॉर्टेंस की है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की है, एकदम केंद्र की है, उसी को बोलते हैं फोकल।
एजुकेशन वॉज द फोकल पॉइंट ऑफ द डिस्कशन। जो कोई डिस्कशन चल रहा है, कहीं पर कोई डिबेट चल रही है, डिस्कशन चल रहा है, मीटिंग चल रही है, और वहाँ पर क्या था, एजुकेशन को लेकर के एक डिबेट हो रही है, तो वहाँ पर मतलब कई सारी चीज़ों को हो रही है, लेकिन जो एजुकेशन है ना, वो वहाँ का फोकल पॉइंट है, मेन पॉइंट वहाँ का एजुकेशन है। सेंट्रल हो सकता है, प्रिंसिपल और मेन, तीनों इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। एक तरफ तो मेन है, सेंटर का है, दूसरी तरफ पेरिफेरल, बाहरी, पेरिफेरल का मतलब क्या, बाहरी है एकदम। सेकेंडरी है और मार्जिनल है, मार्जिनल मतलब हाशिए पे है चीज़ें, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स, इसमें से मार्क करेंगे आप पेरिफेरल को। अगला वर्ड है ट्रांजिशन, बहुत प्यारा वर्ड है, नाउन होता है, परिवर्तन को या फिर संक्रमण को बोलते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है तो चेंज होना, चीज़ों का फैल जाना। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, एक स्टेट से, एक अवस्था से चीज़ दूसरी अवस्था में बदल गई, उसी को बोलते हैं ट्रांजिशन। भाई कोई चीज़ ए की स्टेट में थी और वो बदल कर बी बन गई, तो उसी को बोलते हैं ट्रांजिशन। ये जो प्रोसेस आया, इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन। द कंट्री इज अंडरगोइंग अ पॉलिटिकल ट्रांजिशन, कंट्री किस चीज़ से गुजर रही है, अंडरगोइंग का मतलब होता है गुजरना, तो कंट्री किस चीज़ से गुजर रही है, पॉलिटिकल ट्रांजिशन से, कुछ ना कुछ राजनीति में फेरबदल हो रहा है, चेंज हो रहा है। सिनोनिम हो जाएगा इसका शिफ्ट, चेंज और कन्वर्जन। एक तरफ तो चेंज हो रहा है, दूसरी तरफ इसका उल्टा क्या रहेगा फिर, स्टेबिलिटी, स्टैग्नेशन, वैसे का वैसा बना हुआ है, और कॉन्स्टेंसी, मार्क करो कॉन्स्टेंसी को, मार्क करेंगे स्टैग्नेशन को। अगला वर्ड एक्सेंचुएट, वर्ब होता है जोर देने को या फिर उजागर करने को बोलते हैं एक्सेंचुएट करना। तो एम्फसाइज यानी कि जोर देना, हाईलाइट कर देना किसी चीज़ को, वही होता है एक्सेंचुएट करना। हर ड्रेस एक्सेंचुएटेड हर ग्रेसफुल फिगर, उसका जो ड्रेस थी उसने उसके फिगर को एक्सेंचुएट कर दिया, यानी कि हाईलाइट कर दिया। एम्फसाइज करना, हाईलाइट करना और स्ट्रेस करना, तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। मतलब क्या, जोर देना, स्ट्रेस करने का मतलब क्या होता है, जोर देना। एम्फसाइज करना, हाईलाइट करना, तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। एक तरफ तो जोर दिया जा रहा है, हाईलाइट करा जा रहा है, दूसरी तरफ डाउन प्ले, अंडरस्टेट करा जा रहा है, मास्क करा जा रहा है, ढक के रखा जा रहा है, तो उसको इतना रिवील नहीं करा जा रहा है। तीनों उसके हो जाते हैं एंटोनिम्स। अगला वर्ड है रिडंडेंसी, नाउन होता है, अनावश्यकता, अतिरिक्तता को बोलते हैं रिडंडेंसी। द स्टेट ऑफ बीइंग अननेसेसरी और नॉट नीडेड, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ करी जा रही है तो वो होती है रिडंडेंसी। द एम्प्लॉई लॉस्ट हिज जॉब ड्यू टू रिडंडेंसी, एम्प्लॉय ने अपनी जॉब कैसे खो दी, क्योंकि वो रिडंडेंसी दिखा रहा था, हिसाब से ज़्यादा चीज़ों को कर रहा था। सरप्लस, एक्सेस और सुपरफ्लूटी यानी कि सुपरफ्लुअस होता है ना कोई चीज़ कि जिसकी ज़रूरत नहीं है वो काम करा जा रहा है, तो उसी को बोलते हैं रिडंडेंसी। मार्क कर लेंगे आप सुपरफ्लूइटी को। सरप्लस और एक्सेस का तो पता है आपको। अच्छा, एक तरफ तो रिडंडेंसी है, चीज़ें ज़्यादा करी जा रही हैं, सुपरफ्लूइटी में है, दूसरी तरफ नेसेसिटी, जितनी ज़रूरत है उतना करा जा रहा है, एसेंशियल है और नीड है, तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है बेफलमेंट, नाउन होता है, उलझन या हैरानी को बोलते हैं बेफलमेंट। अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन और पजलमेंट, भाई कोई एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, पजल हो रहे हैं, उसी को बोलते हैं बेफलमेंट। हर सडन रिजिग्नेशन लेफ्ट एवरीवन इन बेफलमेंट, उसका सडन रिजिग्नेशन, किसी व्यक्ति ने, किसी लड़की ने, हर है ना तो इसके लिए फिर लड़की आया, किसी लड़की ने अचानक से रिज़ाइन दे दिया, इस्तीफा दे दिया अपनी जॉब से, तो उससे क्या हो गया, सारे लोग बेफलमेंट में चले गए, सारे लोग हैरानी में चले गए। कन्फ्यूज़न, बिविल्डरमेंट और परप्लेक्सिटी को मार्क करेंगे। बिविल्डरमेंट, तो बिविल्डरमेंट और परप्लेक्सिटी, ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एग्जाम में बहुत बार आए हैं, दोनों को मार्क करेंगे, दोनों इसके हो जाते हैं सिनोनिम्स। एक तरफ तो हैरानी में है, उलझन में है, कन्फ्यूज़न में है, तो इसका उल्टा क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग और इनसाइट, मार्क करेंगे इनसाइट को। इनसाइट मतलब क्लैरिटी है चीज़ों की, तो ये तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है इवोक, वर्ब होता है, याद दिलाने को, जगाने को बोलते हैं इवोक करना। टू ब्रिंग अ फीलिंग, मेमोरी और इमेज टू माइंड, दिमाग में कोई चीज़ याद आ जाना, उसी को बोलते हैं इवोक। द पेंटिंग इवोक्ड मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, कोई पेंटिंग है और वो क्या याद करती है, क्या याद दिलाती है, इवोक करती है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की याद दिलाती है। रिकॉल, अराउज और ट्रिगर, तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। भाई रिकॉल कर रही है कोई चीज़, अराउज कर रही है और ट्रिगर कर रही है, तो तीनों इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एक तरफ तो याद दिलाया जा रहा है, अब एक तरफ तो याद दिलाया जा रहा है, दूसरी तरफ सप्रेस करा जा रहा है, दमन करा जा रहा है, फॉरगेट हो गया है और ओब्लिटरेट है, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स। मार्क करेंगे ओब्लिटरेट को, सप्रेस और फॉरगेट को आपको पता है। नेक्स्ट अगला वर्ड है एक्सटेंसिव, एडजेक्टिव होता है, व्यापक या फिर विस्तृत। कवरिंग आ लार्ज एरिया और स्कोप, एक बहुत बड़े एरिया को कोई चीज़ कवर कर रही है तो वो क्या है, एक्सटेंसिव है। द डैमेज कोज्ड बाय द फ्लड वॉज एक्सटेंसिव, जो एक डैमेज कोज करा गया, फ्लड होती है बाढ़, पानी आ जाता है ना बहुत सारा बरसात का, तो उस पानी से क्या हो गया है, फ्लड से क्या हो गया है, बाढ़ से
एक डैमेज हुआ है, और वो कैसा डैमेज है? एक्सटेंसिव, बहुत बड़ा है, व्यापक पैमाने पर है। वास्ट है, वाइड स्प्रेड है, और ब्रॉड, बहुत बड़ा है। तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। इसमें से आप वाइड, इसको वास्ट को कर लेंगे। वाइड स्प्रेड, वाइड मतलब चौड़ा, स्प्रेड मतलब फैल गया। तो बहुत दूरी में कोई चीज़ फैल गई वही होती है वाइड स्प्रेड, यानी कि व्यापक। तो ये तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। एक तरफ तो व्यापक है, बहुत बड़े लेवल पर है, दूसरा लिमिटेड है, बस नैरो, बहुत छोटा सा है, और स्मॉल है। ठीक है, ये तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है फनल। वर्ब भी है, नाउन भी है। केंद्रित करना, प्रवाहित करने को बोलते हैं फनल करना। टू डायरेक्ट समथिंग, किसी चीज़ को डायरेक्ट करना, रिसोर्सेज इन्फॉर्मेशन को इनटू अ स्पेसिफिक लोकेशन और पर्पस, किसी तरफ उसको एक तरफ क्या कर देना, डायरेक्ट कर देना। फंड्स वर फनल्ड इनटू द रिसर्च प्रोजेक्ट। तो फंड्स को क्या फनल करा गया, मतलब किस तरफ उनकी डायरेक्शन है फंड्स की, किस लिए यूटिलाइज करा जा रहा है, रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए। चैनल करना, डायरेक्ट करना, और पोर करना। पोर मतलब छिड़कना, एक तरफ को एक दिशा दे दी किसी चीज़ को, तो उसी को बोलते हैं फनल करना। तीनों इसको जाते हैं सिनोनिम्स। इसमें से आप पोर को मार्क करेंगे और चैनल को भी मार्क करेंगे। चैनल करना कहते हैं ना, एनर्जी हमारी एनर्जी होती है, एनर्जी को हम क्या करते हैं, चैनलाइज करते हैं, तब चीज़ें अलग होती हैं, अलग आउटपुट निकलते हैं। तो चैनलाइज करना मतलब एक डायरेक्शन दे देना। फनल, एक तरफ तो उसको एक दिशा दे दी, केंद्रित कर दिया, दूसरी तरफ डिस्पर्स कर दिया, फैला दिया, स्कैटर कर दिया, और डिफ्यूज कर दिया। तीनों उसको जाते हैं एंटोनिम्स, और तीनों ही वर्ड्स अच्छे हैं, तीनों को मार्क करेंगे। डिस्पर्स, स्कैटर और डिफ्यूज, तीनों वर्ड्स एग्जाम में कई बार आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। आगे हम करते हैं फ्रेजल वर्ब्स। फ्लोइंग फ्रॉम का मतलब होता है से उत्पन्न होना। भाई कोई चीज़ अगर किसी चीज़ से फ्लोइंग हो रही है, फ्लो कर रही है, बह रही है, तो मतलब उससे उत्पन्न हो रही है। ओरिजिनेटिंग और रिजल्टिंग फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ से ओरिजिनेट होना, रिजल्ट होना, उसी को बोलते हैं फ्लोइंग फ्रॉम। सेंटेंस में समझ में आएगा, द प्रॉब्लम्स फ्लोइंग फ्रॉम द ओल्ड पॉलिसी आर मैनी। जो प्रॉब्लम्स थी फ्लोइंग फ्रॉम ओल्ड पॉलिसी से जो प्रॉब्लम्स फ्लोइंग कर रही थी, निकल रही थी, आर मैनी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वो तो। लिफ्ट ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना। व्हेन अ स्पेसक्राफ्ट लीव्स द ग्राउंड, देखो एयरक्राफ्ट होता है हवाई जहाज, जब वो जमीन से केवल उड़ान जिस टाइम भर रहा होता है उसको बोलते हैं लिफ्ट ऑफ करना। द रॉकेट विल लिफ्ट ऑफ एट 6 PM, 6 बजे क्या करेगा रॉकेट, जमीन से ऊपर की तरफ उड़ेगा। तो लिफ्ट ऑफ मतलब जमीन को बिल्कुल उस टाइम जिस टाइम छोड़ रहा होता है उस वाली चीज़ को बोलते हैं लिफ्ट ऑफ करना। अगला है टेक ऑफ, उड़ान भरना या फिर लोकप्रिय होना। टू राइज इन टू द एयर, देखो लिफ्ट ऑफ हो गया, लिफ्ट ऑफ होने के बाद हवा में चला गया, अब हवा में से जब ऊंचाई पकड़ेगा उसको बोलते हैं टेक ऑफ करना। लिफ्ट ऑफ हो गया जमीन से एकदम से ऊपर उठना, टेक ऑफ हो गया हवा में और ऊपर उठना। ठीक है, टू राइज इन टू द एयर, या फिर टू बिकम सक्सेसफुल क्विकली, तेजी से सक्सेसफुल हो जाना। हर बिजनेस रियली टुक ऑफ लास्ट ईयर, तो उसका बिजनेस क्या हो गया, अचानक से तेजी से क्या हो गया, लास्ट ईयर सक्सेसफुल हो गया, टुक ऑफ कर लिया उसने। अगला है कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब होता है काट देना या फिर अलग कर देना। टू आइसोलेट और स्टॉप सप्लाई, किसी चीज़ की सप्लाई को रोक देना, किसी चीज़ को काट देना, उसी को बोलते हैं कट ऑफ करना। द इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ ड्यू टू नॉन पेमेंट, नॉन पेमेंट की वजह से किसी की इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर दिया गया है, कट ऑफ कर दिया गया है, काट दिया गया है। बिल जमा नहीं करते तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले जो आते हैं, जो लोग आते हैं जांच करने बिजली विभाग वाले, वो क्या करते हैं, वो कट ऑफ कर देते हैं, आपके कनेक्शन को कट ऑफ कर देते हैं, काट देते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस देखिए, वर्ड फॉर वर्ड, शब्दशः, एग्जैक्टली एज स्पोकन और रिटन। वर्ड फॉर वर्ड का मतलब है शब्दशः, यानी कि जैसा वर्ड बोला गया वैसे का वैसा रिपीट करा गया। तो एग्जैक्टली एज स्पोकन और रिटन। ही रिपीटेड द पोएम वर्ड फॉर वर्ड, उसने पोएम को कैसे रिपीट करा है, वर्ड फॉर वर्ड, बिल्कुल वैसे का वैसा दोहराया जैसा कि लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगला है वर्ड ऑफ माउथ, जुबानी प्रचार, इंफॉर्मेशन स्प्रेड बाय पीपल टॉकिंग, ऐसी इंफॉर्मेशन जो फैलाई जा रही है लोगों के द्वारा। टॉकिंग मतलब क्या, कोई चीज़ ऐसा प्रचार हो गया या फिर कोई चीज़ ऐसी हो गई जो सबकी जबान पर है, जैसे कि आजकल एटॉमिक इंग्लिश, जैसा कि आजकल एटॉमिक इंग्लिश। एटॉमिक इंग्लिश क्या है, वर्ड ऑफ माउथ है, आजकल सभी की जबान पर है, तो मतलब क्या, जुबानी प्रचार है, सब लोग इसको पसंद कर रहे हैं। ऑलराइट, द रेस्टोरेंट बिकेम फेमस बाय वर्ड ऑफ माउथ, रेस्टोरेंट कैसा हो गया है, फेमस हो गया है बाय वर्ड ऑफ माउथ, यानी कि हर व्यक्ति उसकी चर्चा कर रहा है। योमेंस सर्विस, अत्यंत मददगार सेवा, वेरी हेल्पफुल और लॉयल वर्क, कोई बहुत ही हेल्पफुल और लॉयल वर्क है, उसी को बोलते हैं योमेंस सर्विस। देखो योमेंस ऐसे मान लो ना, किसी ने कहा कि भाई कोई हेल्प कर देगा, और उधर से दूसरा व्यक्ति कह रहा है योमेंस, यानी कि क्या है, अत्यंत मददगार है, वो एकदम से ऑलरेडी पहले से ही तैयार बैठा है कि हाँ मुझे हेल्प करनी है। तो वेरी हेल्पफुल और लॉयल वर्क को बोलते हैं योमेंस सर्विस। द वॉलंटियर डिड योमेंस सर्विस ड्यूरिंग द क्राइसिस, क्राइसिस चल रहे थे उस समय पर, वॉलंटियर जो अपनी मर्जी से काम करते हैं, अपनी इच्छा से काम करते हैं, डिड योमेंस सर्विस, उन्होंने क्या करा है, बहुत ही हेल्पफुल वर्क करा है।
प्ले अ डबल गेम, ये तो सभी को पता होगा, दोहरी चाल चलना। टू डिसीव बाय प्रिटेंडिंग टू एक्ट ऑन बोथ साइड्स, धोखा देना और ऐसे प्रिटेंड करना कि आप दोनों तरफ से लड्डू लेना चाह रहे हो, तो उसी को बोलते हैं प्ले अ डबल गेम। बिग बॉस में बहुत ज़्यादा होता है ना ये। ही वॉज प्लेइंग अ डबल गेम इन पॉलिटिक्स, ही वॉज प्लेइंग अ डबल गेम इन पॉलिटिक्स, वो क्या कर रहा है, डबल गेम खेल रहा है पॉलिटिक्स में। तो इलेक्शन के समय पर क्या होता है, बहुत सारे नेता क्या काम करते हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस क्या काम करते हैं, एक डबल गेम खेलते हैं। इस पार्टी में अगर जगह मिलती है तो यहाँ पर वो इलेक्शन को कंटेस्ट करते हैं, वहाँ नहीं मिलती है तो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। वो क्या होता है, डबल गेम है, दोनों तरफ से चाल चल रहे हैं, एक मतलब क्या है, साजिश कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देखिए, एफरवेस, एफरवेस होता है कि वो झाग उठने को, उत्साहित होने को बोलते हैं एफरवेस। टू बबल और शो एक्साइटमेंट। सोडा, देखो बबल उठना यानी कि झाग उठना या फिर एक्साइटमेंट दिखाना। सोडा, सोडा क्या होता है, टेंड्स टू एफरवेस, एफरवेस व्हेन शेकन। सोडा होता है जब आप उसको शेक करोगे, जब उसको हिलाओगे तो वो क्या करेगा, एफरवेस करेगा, यानी कि उसमें से बबल उठेंगे, झाग उठेंगे। एफ्लुएंट, नाउन होता है, अपशिष्ट जल को बोलते हैं एफ्लुएंट। वेस्ट लिक्विड फ्रॉम फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज से वेस्ट निकल रहा होता है, ठीक है, एकदम गंदा सा पानी निकल रहा होता है, जल निकल रहा होता है, उसी वेस्ट को बोलते हैं एफ्लुएंट। एक वर्ड और होता है इसी के जैसा, एफ्लुएंट, एफ्लुएंट, ठीक है। एफ्लुएंट क्या होता है, एफ्लुएंट का मतलब होता है बेटा रिच, ठीक है, अमीर, अमीर को बोलते हैं एफ्लुएंट, जिसके पास बहुत संपत्ति होती है। एफ्लुएंट होता है फैक्ट्री का वेस्ट। द रिवर वॉज पोल्यूटेड विद इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, तो रिवर कैसे, किस चीज़ से पोल्यूट करी गई है, किस चीज़ से पोल्यूटेड है, किस चीज़ से प्रदूषित है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट से, इंडस्ट्री के एफ्लुएंट से, वहाँ के वेस्ट से, वेस्ट लिक्विड से। अगला वर्ड है एलुसिडेट। एलुसिडेट होता है एक वर्ब, स्पष्ट करने को बोलते हैं एलुसिडेट करना। टू मेक समथिंग क्लियर और एक्सप्लेन, किसी चीज़ को क्लियर कर देना, एक्सप्लेन कर देना, साफ कर देना, उसी को बोलते हैं एलुसिडेट करना। द प्रोफेसर एलुसिडेटेड द थियोरी ब्यूटीफुली, प्रोफेसर ने क्या करा है, एलुसिडेट करा है, क्लियर करा है थ्योरी को बहुत ही ब्यूटीफुली, यानी कि एक्सप्लेन करा है, समझाया है। अगला वर्ड है एम्बेजलमेंट। नाउन होता है, इसका मतलब होता है गबन, यानी कि धांधली, गड़बड़ी। थेफ्ट ऑफ फंड्स प्लेस्ड इन वंस ट्रस्ट, एक ट्रस्ट में कुछ फंड्स रखे हैं, उनकी चोरी, उनका गबन, उसी को बोलते हैं एम्बेजलमेंट। द अकाउंटेंट वॉज अरेस्टेड फॉर एम्बेजलमेंट, अकाउंटेंट था कोई, पैसे का हिसाब रखता था, उसको अरेस्ट करा गया, किस लिए, एम्बेजलमेंट के लिए। क्या किया होगा उसने, उसने फंड्स का गबन किया होगा, पैसों की चोरी करी होगी फंड्स में से। चलिए भाई, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स थे आज, एग्जाम में बहुत उम्मीद रहती है इस टाइप के वर्ड्स की। वैसे तो मैं डेली ही ऐसे वर्ड सेलेक्ट करता हूँ जो आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। जो बच्चे अभी आने वाले समय में एग्जाम देंगे उनको समझ में आएगा कि मैंने कितनी इंपॉर्टेंट क्लासेस ली हैं और कितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स उनको मैंने करवाए हैं। एडिटोरियल एनालिसिस, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी भाई। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिलेंगे ज़रूर एग्जाम में। मेरे पढ़ाए हुए इडियम्स एंड फ्रेजेस ज़रूर आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना आए। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और हम करते हैं एडिटोरियल एनालिसिस, डिटेल में पढ़ेंगे इसको। बहुत प्यारा एडिटोरियल है आज का, जो विमान हादसा हुआ था उसी के ऊपर बेस्ड है। नीड फॉर आ रिवैम्प ऑन द अहमदाबाद एयरक्राफ्ट प्रोब, उसके ऊपर है एविएशन सेफ्टी के ऊपर। नीड फॉर आ रिवैम्प, रिवैम्प का मतलब होता है सुधार करना, चेंज करना। तो एक चेंज की ज़रूरत है ऑन द अहमदाबाद एयर क्रैश प्रोब, जो एयर क्रैश हुआ था, एयर जो बोलते हैं उसको, एयरप्लेन क्रैश हो गया था, उसकी जो प्रोब, उसकी जो जांच चल रही है। एविएशन सेफ्टी, उसके बारे में आज का एडिटोरियल बेस्ड है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव एडिटोरियल है। इंडियाज़ एविएशन इंडस्ट्री मस्ट रिव्यू क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट, इंडिया की जो एविएशन इंडस्ट्री है ना, जो हवाई जहाज वाली इंडस्ट्री है, एविएशन का मतलब होता है हवाई, तो इंडिया की जो हवाई इंडस्ट्री है मस्ट रिव्यू, उसको रिव्यू करना चाहिए। क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट को, क्रू होता है जो लोग, जो एक ग्रुप होता है जो उसको चलाता है, उड़ाता है उसको, प्लेन को, तो वो जो क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट है ना, उसको रिव्यू करना चाहिए हमारी एविएशन इंडस्ट्री को, ये कह रहा है आज का एडिटर। द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट फ्लोइंग फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन इनटू द क्रैश ऑफ एन एयर इंडिया बोइंग 7878 एट अहमदाबाद ऑन जून 12, 2025 हैज़ अ फोकल पॉइंट नाउ। एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई, प्रिलिमिनरी का मतलब शुरुआती, एक शुरुआती रिपोर्ट आई, और कहाँ से आई, इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है क्रैश ऑफ एन एयर इंडिया बोइंग 787, जो विमान हादसा हुआ था अहमदाबाद में जून 12 को, उसके ऊपर एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है, शुरुआती रिपोर्ट आई है, और उसमें एक फोकल पॉइंट सामने आया है। फोकल यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आया है। रिलीज इन द अर्ली आवर्स ऑफ जुलाई 12, 2025, a month after the accident, the aircraft accident investigation bureau's 15-page document has highlighted the fuel control switches of engine 1 and engine 2 having transitioned from the run to cutoff position one after another with a time gap of 1 second। कह रहे हैं कि भाई
जो इसमें जो रिलीज इन द अर्ली आवर्स, देखो जो रिलीज़ हुई है अर्ली आवर्स यानी कि शुरुआत के जो घंटे हैं उनमें रिलीज़ हुई है जुलाई 12 के 2025, शुरुआती घंटों में यानी कि मॉर्निंग में आई है। अ मंथ आफ्टर द एक्सीडेंट, महीने से एक महीने बाद आई है रिपोर्ट। द एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरोस, 15 पेज का डॉक्यूमेंट है ये जो रिपोर्ट आई, 15 पेज का डॉक्यूमेंट है। हैज़ हाईलाइटेड आ रहा है, मतलब क्या, प्रेजेंट परफेक्ट में टेंस है। हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। हैज़ किसके लिए आया, इस डॉक्यूमेंट के लिए आया कि भाई ये जो है ये क्या करती है, हैज़ हाईलाइटेड, उसने हाईलाइट किया है द फ्यूल कंट्रोल स्विचेस को ऑफ इंजन 1 और इंजन 2 के, दो इंजन होते हैं ना प्लेन में, तो इंजन 1 और इंजन 2 के कंट्रोल स्विचेस के जो फ्यूल थे उनको हाईलाइट करा है, बताया कि भाई हैविंग ट्रांजिशन, कि भाई ये ट्रांजिशन हो गया था, चेंज हो गया था इसमें। रन टू कट ऑफ, ये रन करने से कट ऑफ की तरफ चला गया था। भाई इंजन की जो रन होता है ना, रन मतलब इंजन काम कर रहा था लेकिन कट ऑफ हो गया, चीज़ें बंद हो गई, वहाँ पर इंजन ने काम करना बंद कर दिया था। वन आफ्टर अनदर, पहले एक इंजन ने काम करना बंद किया फिर दूसरे ने, और विद अ टाइम गैप ऑफ 1 सेकेंड, केवल 1 सेकेंड के टाइम गैप से। दैट दिस हैपन, अब भाई देखो हवा में प्लेन उड़ रहा है, पहले एक इंजन बंद हो गया फिर दूसरा इंजन बंद हो गया, अब क्या होगा, अब तो हादसा होगा यार, अब तो या तो प्लेन बिल्कुल गिर जाएगा नीचे या फिर अंदर कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ी हो जाएगी, आग लग जाएगी। दैट दिस हैपन जस्ट आफ्टर द AI 171 had begun to lift off from the 3505 meter long runway, leading to the engines beginning to decrease from their takeoff values as fuel starvation hit has accentuated another detail। हुआ क्या, ये हैपन हुआ कब हुआ, जस्ट आफ्टर द फ्लाइट AI 171 इसका फ्लाइट का नाम था। हैड बिगन, अगेन हैड बिगन आया तो फिर ये क्या है, पास्ट परफेक्ट है, हैड तो पास्ट में आता है और बिगन थर्ड फॉर्म है तो पास्ट परफेक्ट। जैसे ये लिफ्ट ऑफ होना शुरू हुआ 3505 मीटर लॉन्ग रनवे पर, लीडिंग टू द इंजन्स बिगनिंग, अब इंजन क्या हुआ, जैसे उसने लिफ्ट ऑफ किया, उड़ना शुरू किया, ज़मीन से ऊपर उठना शुरू किया, इंजन क्या हो गया, डिक्रीज होने शुरू हो गए, उसमें से फ्यूल की कहीं ना कहीं गड़बड़ी शुरू हो गई। टेक ऑफ वैल्यूज़ उनकी फ्यूल की, जो उनका फ्यूल था ना वो लेवल कम हुआ, स्टारवेशन हुआ, मतलब वहाँ पर फ्यूल की कमी पड़ी, और जैसे ही वो हिट हुआ इंजन्स ने काम करना बंद किया। हैज़ एक्सेंचुएटेड अनदर डिटेल, अगेन यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है, और ये हैज़ किसके लिए आया ये आप मुझे बताएंगे, इसमें से सब्जेक्ट क्या है। हैज़ एक्सेंचुएटेड अनदर डिटेल, तो ये क्या हुआ, एक अनदर डिटेल सामने आती है। हाउ डिड टू सेपरेट स्विचेस दैट आर गार्डेड बाई ब्रैकेट्स फीचर अ मेटल स्टॉप लॉकिंग मैकेनिज्म एंड हैव सेपरेट सिस्टम्स फॉर रिडंडेंसी मूव टू कट ऑफ। भाई ये बताओ, ये जो चीज़ें हुई, ये जो घटना हुई, दो सेपरेट स्विच हैं जिसको गार्ड करता है एक ब्रैकेट के साथ में, उसको लगाया जाता है, और फीचर अ मेटल स्टॉप लॉकिंग मैकेनिज्म, और उसमें एक मेटल का जो लॉकिंग सिस्टम है, उसके बावजूद भी ये दो स्विच में गड़बड़ कैसे हो गई। एंड हैव सेपरेट सिस्टम्स फॉर रिडंडेंसी मूव टू कट ऑफ, और इसमें क्या है, एक सेपरेट सिस्टम है जो कि रिडंडेंसी को, जो एक्सेसिवनेस है उसको घटाता है, तो मूव टू कट ऑफ, वो कट ऑफ पे कैसे चला गया। भाई एक रिडंडेंसी के लिए, भाई एक इंजन काम नहीं कर रहा, उसके लिए स्विच हैं, वो दूसरी तरफ कैसे चला गया, तो कट ऑफ की तरफ कैसे चला गया और क्यों चला गया, ये सवाल है। द एलिमेंट ऑफ बैफलमेंट बाय वन क्रू मेंबर एंड डिनायल बाय द अदर पायलट ओवर द कट ऑफ हैज़ कंपाउंडेड द इश्यू मोर सो इन द एब्सेंस ऑफ द फुल एंड रॉ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग। जो एलिमेंट है बैफलमेंट का, यानी कि जब वहाँ पर वो पजल हो गए, एक मेंबर तो पजल हो गया, एक एलिमेंट तो ये सामने आया, और दूसरा डिनाइल करा गया दूसरे पायलट ने ओवर द कट ऑफ, तो कट ऑफ से दूसरे ने डिनाई करा, तो दोनों कंफ्यूज हो गए। हैज़ कंपाउंडेड द इशू, इससे क्या हो गया, इश्यू को और कंपाउंड कर दिया गया। मोर सो इन द एब्सेंस ऑफ द फुल एंड रॉ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग, और जो कॉकपिट जो उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग थी ना, वो भी सामने पूरी तरीके से नहीं आई, फुल और रॉ नहीं आई, बहुत छोटे से अवशेष उनके मिले, तो इससे चीज़ें और थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गई समझने की भाई असल में दिक्कत हुई क्या। हाउएवर इन द मिड्स ऑफ द क्राइसिस, लेकिन जब क्राइसिस चल रहा था उसके बीच में, व्हाट मस्ट बी एक्नॉलेज्ड वाज अ डिस्प्ले ऑफ एयरमैनशिप, किस चीज़ की ज़रूरत थी, कि भाई एक एयरमैनशिप की ज़रूरत थी, वो उसने दिखाई। इन द मिड्स ऑफ द व्हाट मस्ट बी एक्नॉलेज, किस चीज़ को एक्नॉलेज करना चाहिए, किस चीज़ की तारीफ होनी चाहिए, एक डिस्प्ले ऑफ एयरमैनशिप, एक बहुत अच्छे पायलट की जो डिस्प्ले हमको वहाँ देखने को मिली, विद अ पार्शियली सक्सेसफुल रिलाइटिंग ऑफ द जेन एक्स 1B70-75 P2 इंजन्स विच एंडेड विद द कॉल ऑफ द मेडे। भाई वहाँ पर जो पायलट था ना, उसने काम किया, काफ़ी अच्छे से काम किया, लेकिन बहुत शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम था, जिस वजह से वहाँ पर पूरी तरीके से वो नहीं बचा पाया। पार्शियली सक्सेसफुल हुआ, रिलाइट किया उसने जेन एक्स, ये चीज़ें इंजन को उसने रिलाइट किया,
और उसने आवाज़ लगाई मेडे मेडे। मेडे क्या होता है, जब कुछ इंजन में या प्लेन में कुछ गड़बड़ी हो रही होती है तब पायलट ये कॉल करता है। ये बड़ा खतरनाक वर्ड है मेडे। While the key details in the report have evoked appeals by a pilot body for a revamped probe, especially to stop the bias towards pilot error, the investigation team must now stay the course to ensure that there is a sound, comprehensive and transparent investigation. Why the key details? Key का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट। जब बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स इन द रिपोर्ट हैव इवोक्ड, अगेन देखो प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव इवोक्ड आ रहा है, और हैव किसके लिए आ रहा है कि देखो वाइल द की डिटेल्स इन द रिपोर्ट हैव, तो की डिटेल्स है यानी कि प्लूरल, तो इसके लिए हैव आ रहा है। हैव इवोक्ड अपील्स, तो इससे क्या है भाई, जब ये की डिटेल्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स है रिपोर्ट की, हैव इवोक्ड, इससे क्या उठता है, किस चीज़ की, इवोक का मतलब होता है याद दिलाना, तो इससे क्या किस चीज़ का पता लगता है, अपील्स बाय अ पायलट बॉडी फॉर अ रिवैम्प्ड प्रोब, कि भाई जो अपील हो रही है ना पायलट बॉडी से कि भाई एक रिवैम्प्ड, एक बहुत ही सुधार वाली एक प्रोब होनी चाहिए, स्पेशली टू स्टॉप द बायस टुवर्ड्स द पायलट एरर। भाई एक ऐसा बायसनेस नहीं होनी चाहिए, भाई आप प्रोब करने जा रहे हो, इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हो, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई ये पायलट की ही गड़बड़ी थी, गड़बड़ी किसी और चीज़ की भी तो हो सकती है, गड़बड़ी इंजन की भी तो हो सकती है, प्लेन का मैकेनिज्म भी तो ख़राब हो सकता है। तो इसको आप शुरुआत में ये मानकर मत चलिएगा कि पायलट की ही एरर है। तो बायसनेस नहीं होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन में, इस चीज़ की अपील करी है पायलट बॉडी ने। द पायलट बॉडी यानी कि उनकी जो ग्रुप है, जो पायलट्स का एक ग्रुप होता है, बहुत बड़ा यूनियन होती है, उसने द इन्वेस्टिगेशन टीम मस्ट नाउ स्टे द कोर्स टू एंश्योर दैट, और ये एंश्योर करना चाहिए देयर इज अ साउंड, कि वहाँ पर एक साउंड बहुत अच्छी, स्वस्थ, कॉम्प्रहेंसिव और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ना कि पहले से ही ये मानकर चलना चाहिए कि पायलट की गड़बड़ी थी। हाँ, जांच में अगर सामने आ जाए तब तो ठीक है, लेकिन पहले से मानकर चलना गलत है। देयर हैज़ ऑल्सो बीन फोकस ऑन द FAA स्पेशल एयरवर्दीनेस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ 2018 that concerns the potential for disengagement of the fuel control switch locking feature and applicable to the Boeing 787 aircraft family। वहाँ पर एक फोकस ये भी है ऑन द FAA पर, स्पेशल एयरवर्दीनेस इंफॉर्मेशन बुलेटिन है 2018 का, उस पर एक फोकस ये भी है जो चिंता करता है द पोटेंशियल ऑफ डिसएंगेजमेंट ऑफ द फ्यूल कंट्रोल स्विच, जो फ्यूल कंट्रोल के स्विच होते हैं ना दोनों, उसके डिसएंगेजमेंट पर चिंता जताता है। लॉकिंग फीचर, भाई जो स्विच कंट्रोल का जो लॉकिंग फीचर है बहुत ही अच्छा फीचर है, उसमें गड़बड़ी हुई है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर चिंताएं उठती हैं। एंड एप्लीकेबल टू बोइंग 787 एयरक्राफ्ट फैमिली, उसमें एप्लीकेबल है क्योंकि उसके अंदर ये स्विच थे। इन अ रिएक्शन टू द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, अगर प्रिलिमिनरी रिपोर्ट की रिएक्शन में, एंड इट्स फाइंडिंग्स, और इसकी जो फाइंडिंग्स आई, इसमें जो चीज़ें सामने आई, देयर हैज़ बीन सम एक्सपर्ट कमेंट्री ऑन द टॉपिक ऑफ क्रू वेलबिंग, बट इन अ काउंटर टू दिस द इंडियन Commercial Pilots Association has said that pilots undergo extensive psychological and professional screening and operate under the highest standards of safety। देखो एक रिएक्शन हुई, ये जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई और इसकी फाइंडिंग्स आई, उसके एक रिएक्शन में देयर हैज़ बीन सम एक्सपर्ट कमेंट्री, एक एक्सपर्ट कमेंट्री आती है। हैज़ बीन किसके लिए आया है यहाँ पर, देखो हैज़ बीन आ रहा है तो फिर ये रिपोर्ट है, इसकी फाइंडिंग्स हैं, ये तो दो चीज़ें हो गई, तो इनके लिए तो नहीं आ रहा होगा, ये आ रहा है इस कमेंट्री के लिए, इस कमेंट्री के लिए हैज़ बीन आ रहा है। देयर हैज़ बीन सम एक्सपर्ट कमेंट्री, वहाँ पर कुछ कमेंट्री आई ऑन द टॉपिक ऑफ क्रू वेलबिंग, क्रू की वेलबिंग पर। लेकिन भाई सवाल उठे, जो पायलट्स हैं, जो क्रू है, वहाँ की टीम है उड़ाने वाली प्लेन को, उसके ऊपर सवाल उठे कि इनकी वेलबिंग ये कैसे हैं, क्या है। लेकिन काउंटर में क्या हुआ, इंडियन कॉमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन है, उसने क्या कहा कि जो पायलट्स हैं ना, ये अंडरगो करते हैं एक्सटेंसिव साइकोलॉजिकल एंड प्रोफेशनल स्क्रीनिंग, कि इनकी बहुत तरीके से स्क्रीनिंग होती है, जांच होती है, उसके बाद ही इनको प्लेन उड़ाने की अनुमति दी जाती है। और ये ऑपरेट करते हैं अंडर द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ सेफ्टी, ये बिल्कुल हाईएस्ट स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं सेफ्टी में, तब जाकर ये प्लेन को उड़ाते हैं। तो वहाँ पर तो उनके ऊपर सवाल उठाना गलत है। हाउएवर द सब्जेक्ट ऑफ क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट एंड line oriented flight training may need to be revamped, more so with this being an unusual incident of dual engine failure। लेकिन जो सब्जेक्ट है ना क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट का और लाइन ओरिएंटेड फ्लाइट ट्रेनिंग का, मे नीड टू बी रिवैम्प, इसको हमको रिवैम्प करना चाहिए, इसमें हमको कुछ ना कुछ सुधार करना चाहिए। मोर सो विद दिस बीइंग एन अनयूजुअल इंसिडेंट, ये अनयूजुअल इंसिडेंट हुआ है जो डुअल इंजन फेलियर हो गया। कभी भी क्या होता है, प्लेन का एक इंजन फेल हो जाता है, दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाएं, ये बहुत रेयर है, बहुत अनयूजुअल इंसिडेंट ये था। फाइनली डिस्पाइट द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट स्पीच ऑफ देयर नॉट बीइंग रिकमेंडेड एक्शंस दैट कंसर्न द एयरक्राफ्ट टाइप एंड द इंजन मैन्युफैक्चरर
India's expanding aircraft fleet requires greater vigilance in terms of maintenance and operations. Finally, despite the preliminary reports which यहाँ पर जो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट की बात सामने आ रही है उसके बावजूद ऑफ देयर नॉट बीइंग रिकमेंडेड एक्शन, कोई खास ऐसा एक्शन रिकमेंड नहीं करा जा रहा है दैट कंसर्न द एयरक्राफ्ट टाइप, कि भाई एयरक्राफ्ट टाइप हमको चेंज करने चाहिए या फिर इंजन मैन्युफैक्चरर को चेंज करना चाहिए, ऐसा कुछ तो सामने नहीं आया। लेकिन इंडिया की जो एक्सपेंडिंग सिविल एयरक्राफ्ट फ्लीट है, लगातार इंडिया की जो एयर का जो ट्रैवल है वो बढ़ रहा है, यहाँ पर प्लेन्स बढ़ रहे हैं, उसमें क्या होता है रिक्वायर करता है वो एक ग्रेट विजिलेंस कि हमें सतर्कता की ज़्यादा ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस। प्रॉपर तरीके से टाइम पर प्लेन्स की मेंटेनेंस होनी चाहिए, प्लेन अगर पुराने हो रहे हैं तो उनको हटाना चाहिए या फिर उनको रिपेयर करना चाहिए, और इनके जो ऑपरेशंस हैं इनमें भी हमको विजिलेंस की सतर्कता की ज़रूरत है। एयरपोर्ट फनल जोन्स, एयरपोर्ट के जो फनल जोन्स हैं एंड ऑब्स्टेकल लिमिटेशंस मस्ट बी रिव्यूड टू एज इट इज़ अ गिवन दैट एयर एंड पैसेंजर्स हैव सेफर फ्लाइट्स। एयरपोर्ट फनल जोन्स जो हैं, जो एयरपोर्ट के फनल जोन्स हैं, यानी कि जो केंद्रित बिल्कुल इंपॉर्टेंट जोन्स जो हैं, और उसके जो ऑब्स्टेकल्स हैं, लिमिटेशन मस्ट बी रिव्यूड, उनको रिव्यू करना चाहिए एज इट इज़ अ गिवन, क्योंकि ये साफ कहा गया है या बिल्कुल जाहिर है दैट एयर क्रू, जो एयर क्रू है जो प्लेन को उड़ा रहे हैं, और पैसेंजर्स जो उसके अंदर बैठे हैं हैव सेफर फ्लाइट्स, जिससे कि उनको सेफर फ्लाइट्स मिल पाएँ। तो विजिलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जो चीज़ें उसमें गड़बड़ी हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है, उनको हटाने की ज़रूरत है, उनको फ्लाइट को उड़ाने से पहले। बढ़िया एडिटोरियल था भाई, मज़ा आया पढ़ के। अब हम करते हैं कॉम्प्रहेंशन एमसीक्यूज। चलिए भाई पढ़िएगा इसको। पहले क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल कंसर्न रेज्ड इन द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ऑफ द अहमदाबाद एयरक्राफ्ट। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो आई, उस प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में जो सबसे सेंट्रल कंसर्न है वो क्या है? पुअर कम्युनिकेशन बिटवीन द पायलट, नहीं। रनवे मेंटेनेंस का कोई इशू का सामने नहीं आया। अनएक्सप्लेन ट्रांजिशन हुई इंजन फ्यूल स्विचेस की टू कट ऑफ मोड, यही ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट स्टांस हैज़ द इंडियन कमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन। इन्होंने क्या स्टांस रखा रेस्पॉन्स में रिपोर्ट के? दे एक्सेप्टेड द रिपोर्ट, उन्होंने एक्सेप्ट तो नहीं करा, काउंटर करा था उन्होंने। तो दे डिनाइड एनी सिस्टमेटिक फॉल्ट, डिनाई उसने ऐसा कुछ नहीं करा बोइंग के डिज़ाइन में। उन्होंने एम्फेसाइज किया, जोर दिया कि भाई प्रोफेशनलिज्म हमारा बढ़िया है और साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग होती है पायलट की, ये बात उन्होंने कही। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। थर्ड है, व्हाट अनयूजुअल डिटेल अबाउट द इंजन फेलियर रेज सस्पिशियस ड्यूरिंग द क्रैश इन्वेस्टिगेशन। क्या डिटेल सामने आई इंजन फेलियर की? इंजन फायर अकर ड्यूरिंग मिड एयर, काटो। बोथ फ्यूल कंट्रोल स्विचेस डिसएंगेज हो गए थे वन आफ्टर अनदर विद इन 1 सेकेंड, यही सामने आया था। 1 सेकेंड में दोनों स्विच दोनों जो स्विच थे, कंट्रोल स्विच थे, वो डिसएंगेज हुए और फ्यूल जाना बंद हो गया, इंजन फेलियर हुआ। बी ऑप्शन करेक्ट है। ग्रामर एमसीक्यूज, एरर आपको फाइंड करनी है। द पायलट कॉल्ड अ मेडे आफ्टर द इंजन्स वॉज रिस्टार्टेड एंड ट्राइड टू स्टेबलाइज द एयरक्राफ्ट। एरर फाइंड करने में बहुत ध्यान से एक एक वर्ड पढ़ेंगे, जहाँ पर एरर आएगी वहीं पर पकड़ लेंगे। द पायलट, ठीक है यहाँ तक तो। कॉल्ड अ मेडे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने कॉल किया एक मेडे, मेडे मेडे बोला उन्होंने। आफ्टर द इंजन्स, इंजन्स है प्लूरल, बात हो रही है प्लूरल की। आफ्टर द इंजन्स वॉज रीस्टार्टेड, इंजन्स वॉज नहीं, वर आएगा, यहाँ पर आएगा वर। सी पार्ट में आ रहा है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलिए आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। इन्वेस्टिग, बेटा देख रहे हो यार, एरर का क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन, भाई ऐसा क्या बच गया? पूरी की पूरी क्लास अपने आप में प्रैक्टिस सेट में कन्वर्ट हो गई है। इतनी इंपॉर्टेंट क्लास नहीं मिल सकती, मेरा वादा है भाई आपसे। आप मुझे भी बताना अगर कोई ऐसी क्लास मिलती है तो मैं भी देख लूँगा यार, मैं भी सीख लूँगा कुछ, अगर कुछ है ऐसा तो। बाकी इस टाइम तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट क्लास अपनी ही चल रही है पूरे यूट्यूब पर। इतना कंटेंट, इतना मटेरियल एक सिंगल क्लास में आपको अवेलेबल कोई नहीं करा सकता, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। द इन्वेस्टिगेशन हैज़ डैश दैट बोथ इंजन्स फेल्ड ड्यू टू फ्यूल स्टारवेशन। पकड़ो इसको, हैज़ को। हैज़ के साथ में क्या आता है? 2 चीज़ें आती हैं, या तो आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर हैज़ के साथ में आएगा बीन, और फिर यहाँ पर आएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म। पकड़ो, देखो यहाँ पर खाली रिवीलिंग दिया, यहाँ पर अगर बीन देता तब तो समझ में आता, काटो। रिवील्स तो आएगा नहीं, और यहाँ पर बीन दिया लेकिन यहाँ पर रिवील दे दिया, अगर यहाँ पर बीन रिवीलिंग कर देता तब तो ठीक हो जाता। अब इसको भी काटो, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए थी, रिवील्ड मिल गई हमको। पढ़ो, द इन्वेस्टिगेशन हैज़ रिवील्ड दैट बोथ इंजन्स फेल्ड ड्यू टू द फ्यूल स्टारवेशन। नेक्स्ट, करेक्ट करना है आपको सेंटेंस को, ओरिजिनल है। द क्रू शोन रिकमेंडेबल एयरमैनशिप ड्यूरिंग द इमरजेंसी। शोन दिया है,
शो, शोन, देखो ये थर्ड फॉर्म दी है। शोन से पहले कुछ तो आप लगाओगे, कुछ तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो लेकर आओगे। द क्रू हैड शोड, शोड नहीं होगा, सेकेंड फॉर्म में शोड तो शोन ही आएगा। जब यहाँ पर शोन दिया है तो सेकेंड फॉर्म लाएंगे। तो हैड शोड तो गलत हो जाएगा, काटो इसको। हैड शोन, हैव शोन या फिर शो। देखो द क्रू शो तो काटो, यहाँ पर आएगा पास्ट में बात, और पास्ट की बात करता है केवल और केवल हैड। हैव तो प्रेजेंट की बात करता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द क्रू हैड पास्ट के लिए आ गया, और शोन इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस हो गया एकदम करेक्ट। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। चलिए भाई क्लोज टेस्ट करिएगा आप। द प्रिलिमिनरी क्रैश रिपोर्ट हैज़ हाईलाइटेड सीरियस एनोमलीज इन द डैश ऑफ द फ्यूल स्विचेज ड्यूरिंग टेक ऑफ। प्रिलिमिनरी क्रैश रिपोर्ट आई, वो हाईलाइट करती है सीरियस एनोमलीज यानी कि गड़बड़ी इन द, किस चीज़ में, प्लेसमेंट में। भाई प्लेसमेंट तो फ्यूल स्विच का सही हुआ होगा ना, प्लेन में जब स्विच लगे हैं तो उनका प्लेसमेंट तो ठीक है, काटो इसको। उसका फेलियर ऑफ स्विच ड्यूरिंग टेक ऑफ, फेलियर को बता रहा है, बिहेवियर को या फिर फंक्शन। बिहेवियर तो इंसान का होता है, इसको काटो। फेलियर नहीं, वो बता रहे फंक्शन, कि भाई उसका जो फंक्शनिंग थी ना उसमें गड़बड़ी हुई, उस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फंक्शन ऑफ स्विचेस ड्यूरिंग टेक ऑफ, कि भाई कैसा उनका फंक्शन रहा। While the reason behind their transition to cutoff remains dash, what has emerged is the urgent need to revisit crew resource management protocols. What the reason? While the reason behind their transition, उनके जो चेंज हुए चीज़ें कट ऑफ में, remains क्या रहा है वो ऑब्वियस बिल्कुल सबके सामने आ गया क्या, नहीं। अनडिटेक्टेड रह सकता है, अनएक्सप्लेन्ड या फिर फैब्रिकेटेड। फैब्रिकेटेड तो कुछ नहीं, इसमें बनाया थोड़ी नहीं कुछ भी। अनडिटेक्टेड रहा या फिर अनएक्सप्लेन्ड। अनडिटेक्टेड तो अनएक्सप्लेन रहा है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर, पता तो लग गया भाई डिटेक्ट तो हो गई कि चीज़ गड़बड़ क्या हुई है, लेकिन अनएक्सप्लेन है, अभी उसको बताया नहीं जा सकता कि क्यों हुई और कैसे हुई। तो अनडिटेक्टेड नहीं होगा, डिटेक्ट तो हो गया, तो बी ऑप्शन भी कट जाएगा, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अनएक्सप्लेन रहा। व्हाट हैज़ इमर्ज इज द अर्जेंट नीड टू रिविजिट क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स। आगे एविएशन सेफ्टी। एविएशन सेफ्टी एक्सपर्ट्स हैव एम्फसाइज्ड, उन्होंने जोर दिया है दैट सच ड्यूअल इंजन फेलियर इवेंट्स आर एक्सट्रीमली डैश। ये जो ड्यूअल इंजन फेलियर है वो कैसे हैं, एक्सट्रीमली कैसे हैं, मेकिंग डिटेल इन्वेस्टिगेशन एंड अनबायस्ड एनालिसिस क्रिटिकल फॉर प्रिवेंशन। तो उन्होंने कहा, उन्होंने जोर दिया, एम्फेसाइज करा, ये जो ड्यूअल इंजन फेलियर हुआ ना, ये जो इस तरीके के इवेंट्स हैं ये कैसे होते हैं, कॉमन प्लेस, ये आए दिन होते रहते हैं क्या, नहीं। रूटीन में है क्या, डबल इंजन फेलियर प्लेन की रूटीन में है, रोज हो रहे हैं, नहीं। फ्रीक्वेंट है मतलब होते ही रहते हैं, नहीं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कभी कभी होते हैं। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। PQRS करिएगा बेटा, चलिए पढ़िएगा इसको। मस्ट एंश्योर अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशंस इंडियाज एविएशन अथॉरिटीज इनटू ऑल अनयूजुअल फ्लाइट इंसिडेंट विदाउट टारगेटिंग क्रू मेंबर्स अनफेयरली। चलिए भाई, PQRS करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप पहले वर्ड को पकड़िए। मस्ट से शुरुआत हो रही है, वर्ब से कभी भी किसी भी पैराग्राफ की शुरुआत हो ही नहीं सकती। सब्जेक्ट में हमको कोई नाउन चाहिए, वहीं से शुरुआत होगी। पी अगर कहीं पर है तो सबसे पहले इसको काटो। विदाउट से शुरुआत हो नहीं सकती भाई, विदाउट किसी बात को तो कहा गया होगा, उसके बाद में कहा गया कि विदाउट दिस, तो एस से भी शुरुआत नहीं होगी। ऐसा है कहीं पर, हाँ, डी ऑप्शन भी कट गया। दो ऑप्शन बचे, QRSP या फिर QPSR। चलो इतना तो पता लग गया कि भाई शुरुआत होगी क्यू से। इंडियाज एविएशन अथॉरिटीज़, अब क्यू आ गया। अब उसके बाद अगर आप आर लगाओगे डायरेक्ट, इनटू ऑल अनयूजुअल फ्लाइट इंसिडेंट्स, सेंस ही नहीं बन रहा कुछ भी भाई। एक बार हमने सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कर दिया, इंडियाज एविएशन अथॉरिटीज़, अब तो हमें वर्ब चाहिए ना, यहाँ पर हमको क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, और वर्ब कहाँ पर है, मस्ट एंश्योर। तो QPSR, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। पढ़ो इसको एक बार फिर से। इंडियाज एविएशन अथॉरिटीज़ मस्ट एंश्योर, उनको एंश्योर करना चाहिए अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशंस विदाउट टारगेटिंग क्रू मेंबर्स अनफेयरली, बिना टारगेट करे क्रू मेंबर्स को अनफेयरली, इनटू ऑल अनयूजुअल फ्लाइट इंसिडेंट्स, QPSR, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बेटा लगे रहो आप मेरे साथ। PQRS और क्लोज टेस्ट को तो आज इतना हल्का बना दूंगा ना, देखते ही चुटकियों में सोल्व कर दिया करोगे। ये रहा नीचे आंसर की, इसको ले लेना PDF से, PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट इसकी PDF मिलती रहती है, और क्विजेज भी वहाँ पर लगातार चलते रहते हैं। ट्रिकी MCQs करो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वीडियो का, जितनी स्टार्टिंग में आपने वोकैब पढ़ी है उसको यहाँ पर रिवाइज करेंगे इस MCQs के थ्रू। विच एक्शन बेस्ट रिफ्लेक्ट का मतलब होता है, बेस्ट रिफ्लेक्ट का मतलब होता है सिनोनियम, ओवरहॉलिंग और रिवर्किंग एज कंप्लीट सिस्टम कंप्लीटली। क्या एक्शन है जो रिफ्लेक्ट करता है ओवरहॉलिंग को, रिवर्किंग को कंप्लीटली, कैंसिल करना, रिवैम्प करना, इग्नोर करना या फिर ब्रेकिंग करना।
बेस्ट इफेक्ट, ओवरहोल का मतलब क्या होता है? चेंज करना। रिवर्क का मतलब क्या होता है? सुधार करना। भाई चीज़ों को रिवर्क करना, सुधार करना, तो इसका मतलब क्या? रिवैम्पिंग। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इफ द एजेंसी इज इनिशिएटिंग अ डीप इन्वेस्टिगेशन, कोई एजेंसी है डीप इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो इनिशिएट कर रही है एक डीप इन्वेस्टिगेशन को। इट इज स्टार्टिंग तो वो क्या कर रही है? एक प्रोब कर रही है भाई, वो एक प्रेज थोड़ी कर रही है, कैंपेन थोड़ी चला रही है, वो रिवॉर्ड थोड़ी दे रही है, वो कर रही है एक प्रोब, एक जांच कर रही है। बी ऑप्शन करेक्ट। प्रोब का मतलब ही होता है इन्वेस्टिगेशन। डीप इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है प्रोब। द मेन पॉइंट ऑफ फोकस इन अ हीटेड डिस्कशन इज कॉल्ड, एक मेन पॉइंट है डिस्कशन में, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फोकल। फोकल का मतलब होता है बहुत ही मेन पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो थर्ड का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, अ कंट्री शिफ्टिंग फ्रॉम मोनार्की टू डेमोक्रेसी, किसी एक कंट्री में मोनार्की थे, राजा महाराजा चल रहे थे, लेकिन फिर वो डेमोक्रेसी की तरफ जा रही है, इलेक्शन की तरफ जा रही है, उसको क्या बोलेंगे? स्टेबिलिटी है नहीं, चेंज हो रहा है ना कुछ, कन्वर्जन है, ट्रांजिशन है, या फिर टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का तो खत्म तो कुछ नहीं हो रहा, कन्वर्ट भी कुछ ना, ट्रांजिशन हो रहा है भाई, ट्रांजिशन, चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है, शिफ्ट हो रही है, मोनार्की से डेमोक्रेसी की तरफ शिफ्ट हो रही है, ट्रांजिशन बोलते हैं उसको। हाईलाइट करना है आपको एक डिटेल। एक डिटेल का मतलब हाईलाइटिंग ए डिटेल, भाई किसी डिटेल को आप हाईलाइट कर रहे हो, उसका मतलब क्या कर रहे हो? आप उसको इग्नोर तो नहीं कर रहे, अंडरस्टेट भी नहीं कर रहे, एक्सेंचुएट कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? उसको एक्सेंचुएट कर रहे हो, हाईलाइट कर रहे हो। सी ऑप्शन करेक्ट है। एक कंपनी लेटिंग गो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज इज ड्यू टू, एक कंपनी है एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज को हटा रही है, ड्यू टू, किस वजह से? क्योंकि वहाँ पर क्या थी? रिडंडेंसी थी, वहाँ पर बहुत अधिकता थी। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। रिडंडेंसी का मतलब होता है अधिक यूज़ करना किसी चीज़ का, किसी चीज़ की अधिकता में होना। बेस्ट डिस्क्राइब पूछ रहा है भाई, सिनोनिम पूछ रहा है। अ स्टेट ऑफ टोटल कन्फ्यूजन, एक ऐसी स्टेट जहाँ पर बिल्कुल कन्फ्यूजन है, उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस में है तो कन्फ्यूजन थोड़ी ना है, क्लैरिटी तो भाई साफ हो गया बिल्कुल, एक्साइटमेंट में कन्फ्यूजन तो नहीं होता। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बेफलमेंट, बेफलमेंट का मतलब ही होता है कन्फ्यूजन, बेफल हो जाना, पजल हो जाना। एक फोटोग्राफ है दैट ब्रिंग बैक चाइल्डहुड मेमोरीज, एक ऐसा फोटोग्राफ है जो बचपन की याद दिला देता है, उसको क्या बोलते हैं? सप्रेस नहीं बोलते उसको, इरेज नहीं बोलते, ब्लर नहीं बोलते, उसको बोलते हैं इवोक करना, याद दिला देना। बी ऑप्शन करेक्ट है। एक रिपोर्ट कवरिंग अ वाइड रेंज, एक रिपोर्ट है जो कवर करती है बहुत वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स को, उसे क्या बोलेंगे? प्रिसाइज तो बहुत छोटा सा होता है, सटीक होता है, उसको तो काटो। नैरो तो छोटा है, ब्रीफ तो छोटा ही है, तीनों का मतलब सेम है। एक्सटेंसिव का मतलब होता है बहुत बड़ा, व्यापक। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, बड़े रेंज को कवर करेगा। नेक्स्ट, डायरेक्ट करना फंड्स को इनटू ए स्पेसिफिक एरिया, फंड्स को एक तरफ, एक दिशा में मोड़ देना, एक दिशा में लगा देना, उसको क्या बोलते हैं? स्कैटर का मतलब बिखेरना होता है, वेस्ट करना, होल्ड करना, ये सब गलत है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। फनल करना, किसी चीज़ को फनल करना, उसको डायरेक्शन देना। प्रॉब्लम्स फ्लोइंग फ्रॉम बैड प्लानिंग आर, प्रॉब्लम्स हैं फ्लोइंग फ्रॉम बैड प्लानिंग से हो रही हैं, तो उससे कॉज हो रही हैं, अवॉइड हो रही हैं, इरिलेवेंट हैं, या फिर फॉरगॉटन है? बताइए भाई, क्या इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा? दे आर फ्लोइंग फ्रॉम, फ्लोइंग फ्रॉम का मतलब होता है क्रिएट हो रही है वहाँ से, तो कॉज्ड बाई इट, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, वो उससे बन रही है। फ्लोइंग फ्रॉम का मतलब पूछ रहा था इससे, इसमें आपसे, द फ्लोइंग फ्रॉम का मतलब कॉज्ड बाई इट। व्हाट हैपेंस व्हेन ए रॉकेट लिफ्ट्स ऑफ, जब कोई रॉकेट लिफ्ट ऑफ करता है तो मतलब जमीन से वो ऊपर की तरफ उठना शुरू होता है, उड़ना शुरू होता है। लैंड नहीं करता, टेक्स फ्लाइट, हाँ हो सकता है, एक्सप्लोड तो नहीं है, रिफ्यूज नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, वो फ्लाइट लेता है वो उड़ता है, ठीक है, जमीन से एकदम उठने को, उड़ने को बोलते हैं लिफ्ट ऑफ। और टेक ऑफ क्या होता है? आगे आएगा अभी। टेक ऑफ का मतलब क्या भाई? एक तो हो गया जमीन है, यहाँ से बस उड़ ही रहा है अभी, तो इसको तो बोलते हैं लिफ्ट ऑफ। लेकिन अभी यहाँ पर पहुँच गया, हवा में ऊपर पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया, अब यहाँ से जब वो ऊपर और उठेगा उसको बोलते हैं टेक ऑफ करना। अननोटिस, वीक, पॉपुलर, या फिर स्टैग्नेंट। और अगर यहाँ पर पूछ रहा है कि कोई स्टार्टअप है, दूसरा मीनिंग पूछ रहा है टेक ऑफ का, कि कोई स्टार्टअप टेक ऑफ कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वो अननोटिस तो नहीं रह सकता, कमजोर तो नहीं पड़ रहा है, स्टैग्नेंट भी नहीं है, वो पॉपुलर हो रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये दूसरा मीनिंग था उसका, टेक ऑफ का। टेक ऑफ का दूसरा मीनिंग होता है कामयाब हो जाना, सक्सेसफुल हो जाना। इलेक्ट्रिसिटी दैट हैज़ बीन डिस्कनेक्टेड, इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया, मतलब क्या? उसको कट ऑफ कर दिया गया। सी ऑप्शन करेक्ट है। चार्ज नहीं करा गया, एम्पलीफाई का तो मतलब जोड़ देना, किसी चीज़ को बढ़ा देना। रिवायर नहीं कराएगा, उसको कराएगा कट ऑफ। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। कोटिंग समथिंग वर्ड फॉर वर्ड, वर्ड फॉर वर्ड अगर आप किसी चीज़ को कोट कर रहे हो, मतलब क्या? फ्रॉम मेमोरी, इन समरी, एग्जैक्ट, इन एग्जैक्टली, या फिर एग्जैक्टली, आप एग्जैक्टली कर रहे हो। वर्ड बाय वर्ड फॉर वर्ड मतलब क्या? एक एक शब्द बिल्कुल वैसे का वैसा बोल रहे हो, इसका मतलब एग्जैक्टली बोल रहे हो। डी ऑप्शन करेक्ट है। वह न्यूज़ स्प्रेड्स बाय वर्ड ऑफ माउथ, जब कोई न्यूज़ वर्ड ऑफ माउथ हो जाती है तो यह क्या होता है? ईमेल्स के थ्रू चलती है क्या? वो नहीं। पोस्टर के थ्रू चलती नहीं, सोशल मीडिया से नहीं, लोग बातचीत करना शुरू कर देते हैं। वर्ड ऑफ माउथ का मतलब होता है कि हर जबान पर, जैसे कि अपना एटॉमिक इंग्लिश आज हर किसी की, हर बच्चे की जबान पर आज अपना एटॉमिक इंग्लिश चल रहा है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। वॉलंटियर्स गिविंग सेल्फलेस हेल्प आर डूइंग, वॉलंटियर्स अगर सेल्फलेस हेल्प दे रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? लाइट वर्क कर रहे हैं, पेड वर्क कर रहे हैं? नहीं,
वो कर रहे हैं योमैन सर्विस, हर बात को कह रहे हैं। अगर कोई उनसे कहता है कि थोड़ी मदद मिल जाएगी, वो कहते हैं यो मैन, हम आपकी सर्विस कर देंगे, हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू सपोर्ट बोथ साइड्स इज सेड टू, एक ऐसा पर्सन है जो दोनों तरफ से चीज़ों को प्रिटेंड कर रहा है कि वो सपोर्ट कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? ऑनेस्ट तो नहीं है, वो स्टे न्यूट्रल भी नहीं है, वो खेल रहा है डबल गेम, दोनों तरफ से लड्डू लेने की कोशिश कर रहा है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, प्ले अ डबल गेम, दोनों तरफ से लड्डू लेना। एक सोडा बोतल है दैट फिजेज अपॉन शेकिंग इज सेड टू बी, तो वो क्या कर रही है? फ्रीज हो रही है, डिजोल्व हो रही है, इवेपोरेट कर रही है, या फिर एफरवेस कर रही है? एफरवेस कर रही है, तो 19 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक सोडा बोतल है, उसमें क्या हो रहा है? बबल उठ रहे हैं, शेक करने पर बबल उठ जाते हैं ना उसमें, तो एफरवेस का मतलब होता है बबल उठना, डी ऑप्शन करेक्ट है। इंडस्ट्रियल वेस्ट है फ्लोइंग इनटू द रिवर, रिवर में एक इंडस्ट्रियल वेस्ट जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? डिटर्जेंट तो नहीं है, जो तो कपड़े धुलने के काम आता है, एफ्लुएंट, यही हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। एफ्लुएंट का मतलब ये होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट, लिक्विड वेस्ट होता है जो इंडस्ट्री से निकलता है, काला काला ब्लैक सा पानी, उसी को बोलते हैं एफ्लुएंट। एक टीचर है, क्लैरिफाई कर रहा है टफ कॉन्सेप्ट को, तो वो क्या कर रहा है? कंफ्यूज कर रहा है बच्चों को, नहीं, एलोसिडेट कर रहा है, इरेज कर रहा है, या फिर मेमोराइज कर रहा है? वो कर रहा है एलोसिडेट, बी ऑप्शन करेक्ट है। एलोसिडेट का मतलब ये होता है टफ कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर देना, किसी बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना, यानी कि एलोसिडेट करना, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। एक कैशियर है हु सीक्रेटली स्टील्स फ्रॉम द रजिस्टर इज गिल्टी ऑफ, एक कैशियर है, किसी जगह काम करता है और रजिस्टर से कुछ चीज़ें चुरा लेता है, यानी कि वहाँ की जो फंड्स हैं वहाँ से कुछ चीज़ें चुरा लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं? बैंकरप्सी तो क्या होता है? दिवालियापन, जिसके पास किसी के पास कोई पैसा नहीं रहा, वो क्या हो गया? बैंकरप्सी होगी, दिवालियापन हो गया, इंसॉल्वेंट बन गया वो। काटिए। प्रमोशन तो नहीं हो रहा उसका, नेगोशिएशन नहीं हो रहा, वो कर रहा है एम्बेजलमेंट, यानी कि वो गड़बड़ी कर रहा है, धांधली गबन कर रहा है पैसे का, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नीचे आंसर की दी गई है, पीडीएफ से मिल जाएगी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे और खुद से अटेम्प्ट करेंगे। 10 क्वेश्चंस स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस थे, ठीक है, और दूसरा 22 हैं आज की तारीख, आज इसमें, ठीक है। तो 10 में से अगर आपके 6+ मार्क्स आ रहे हैं तो एकदम बढ़िया तैयारी आपकी चल रही है, आप बहुत कुछ डेली बेसिस पर सीख रहे हैं, लगातार बने रहिए क्लास में। आपका इंग्लिश का लेवल कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में देखना कितना आगे बढ़ने वाला है। दूसरे 22 क्वेश्चन थे वो कैब वाले, 22 में से अगर आप आज थोड़े से डिफिकल्ट थे, अगर आप 15+ ला रहे हो तो ये आपकी एक अच्छी तैयारी बन रही है, आप अच्छे से बहुत कुछ डेली बेसिस पर सीख रहे हो, ठीक है जी। और अगर कोई इसमें से 20+ ला रहा है भाई, उसकी तैयारी गजब है, वो लगातार मेहनत में बना रहे, इसी साल उसकी जॉब लगना, उसका सिलेक्शन होना बिल्कुल पक्का है। ऑलराइट, चलिए बेटा, आप वीडियो अगर अच्छी लगी है, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, सब कुछ समझ में आता है, लाइक करेंगे वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, और भाई मेहनत लगातार आप जारी रखिए, मुझे पूरी उम्मीद है आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। ऑलराइट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।